रुपौली विधानसभा क्यों बेहद खास है? यहां तो फिलहाल निर्दलीय शंकर सिंह का कब्जा है, लेकिन क्या निर्दलीय शंकर सिंह को यहां पर कोई मात दे सकता है? पिछला रिकॉर्ड्स क्या कहता है? ये सीट इतनी दिलचस्प क्यों बनती हुई नजर आ रही है? इस सीट का रिकॉर्ड क्या है? रंजन जी, अगर रुपौली को स्कैन करते हैं तो कैसे एक निर्दलीय ने इस सीट पर कब्जा जमाया? देखिए, जब आप पिछले 6 विधानसभा चुनावों को देखिएगा तो यहाँ पर आपको जेडीयू का दबदबा दिखेगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक निर्दलीय ने कैसे जो है इस सीट पर कब्जा किया, तो देखिए ये वो निर्दलीय हैं शंकर सिंह जो पहली बार विधायक बने हैं, ऐसा नहीं है। वो इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। और जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ जहां पर कि शंकर सिंह निर्दलीय थे, बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और कलाधर मंडल जो है जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे, तो देखिए चूंकि कलाधर मंडल और बीमा भारती दोनों गंगोता जाति से संबंध रखते हैं, तो गंगोता वोटों में एक बंटवारा हुआ। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है उसमें भी एक डिवीजन देखने को मिला और उसमें से भी एक हिस्सा जो है वो शंकर सिंह के पास गया। ये बात सच है कि बड़ा हिस्सा आरजेडी के पास रहा, लेकिन एक हिस्सा जो है वो शंकर सिंह के पास गया। तो जो ये वोटों में बिखराव हुआ आरजेडी का, जेडीयू ने अपने वोट एक जगह इकट्ठा किए, तो इन सारे कारणों से जो है शंकर सिंह जीतने में सफल रहे रुपौली में। वैसे अगर हम रुपौली विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब मोहित लाल पंडित सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। वो जो है यहाँ के पहले विधायक बने थे। अगर आप रुपौली विधानसभा के पहले 9 चुनावों की बात करें 1952 से 1985 के बीच में, तो यहां पर आपको कांग्रेस का दबदबा जो है वो दिखेगा, लेकिन साथ में ये भी दिखता है कि शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी तो थी ही, बाद में सोशलिस्ट के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक इम्पैक्ट जो है वो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जो है वो आ गया। ये भी देखने को जो है वो मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कुछ हुआ, तो जो 9 चुनाव हुए 1952 से 1985 के बीच में, उसमें 6 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। सोशलिस्ट पार्टी को 2 अवसरों पर जीत मिली और जहां तक सीपीआई की बात है उसे 1967 में यहां पर कामयाबी मिली। लेकिन जब आप 1990 से आती हैं तो पहले एक लेफ्ट का प्रभाव दिखता है। लेफ्ट यहाँ से जो है वो 1995 में चुनाव जीतने में सफल भी होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो लेफ्ट है उसका प्रभाव जो है वो कम होता गया और फिर जनता नामधारी पार्टियों के बीच ही मुकाबले होने लगे। मतलब चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तो इन्हीं के बीच जो है वो मुकाबला जो है वो आकर सिमट गया। लेकिन जब आप रुपौली विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो एक और चीज दिखती है, और वो ये दिखती है कि यहाँ पार्टियों के साथ साथ व्यक्तियों की भी एक पहचान रही है और व्यक्ति भी जो है अपने बल पर चुनाव जीतते रहे हैं। और यही वजह है कि रुपौली में अब तक 3 निर्दलीय जो है वो चुनाव जीत चुके हैं और अभी भी जो विधायक हैं वो निर्दलीय हैं, शंकर सिंह। जब इतनी चीज़ों को स्कैन किया तो स्कैन करने पर एक और चीज़ जो रुपौली में दिखी वो ये दिखी कि यहाँ पर साल 2000 से एक राइवलरी शुरू हुई। दरअसल अगर आप देखिए तो जो बीमा भारती के पति हैं अवधेश मंडल और शंकर सिंह की बीच जो है एक राइवलरी शुरू हुई। चूंकि अवधेश मंडल चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी पत्नी बीमा भारती यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। तो साल 2000 से बीमा भारती वर्सेस शंकर सिंह जो है एक मुकाबला रुपौली में शुरू हुआ, जिसमें कभी बीमा भारती को जीत मिली, कभी शंकर सिंह जीते, दोनों निर्दलीय भी जीते, जो ये बताता है कि दोनों की अपनी पहचान, अपनी पैठ इस विधानसभा क्षेत्र में है। और शंकर सिंह 2 अवसरों पर जीते,
5 बार जो है बीमा भारती जीती। देखिए जो यहाँ के जातीय समीकरण है उसका एक सहारा था बीमा भारती को। उनके पास पार्टियां जो है वो या तो जेडीयू से विधायक बनी, आरजेडी से भी एक बार जो है वो विधायक बनी, तो उनको पार्टी मिली, तो वो उस तरह से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही। 2 बार जो है शंकर सिंह जीते, एक बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और एक बार निर्दलीय जो है उन्होंने बाई इलेक्शन में जीत हासिल की और फिलहाल रुपौली विधानसभा से विधायक हैं। अब अगर हम यहां पर यह देखें कि अब तक जो है कुल 18 चुनाव रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 बार जीत मिली है। जनता दल यूनाइटेड 3 अवसरों पर यहां चुनाव जीतने में सफल रहा है, तो सीपीआई को 2 बार कामयाबी मिली है। एलजेपी, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और आरजेडी भी एक बार रुपौली विधानसभा सीट जीतने में सफल रहा है। तो निर्दलीय प्रत्याशी ने 3 बार जो है बाजी मारी है। अब अगर हम सर्वाधिक जीत की बात करें तो किसके नाम है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो बीमा भारती के नाम है। बीमा भारती 5 बार रुपौली का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब देखिए अब क्या उनको छठा अवसर मिलता है या शंकर सिंह एक बार फिर से बाजी मार कर लेकर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर आप ये चीज देखिए, जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जब शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन किया और नीतीश कुमार से जाकर वो मिले भी। तो अब इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि ज्यादा संभावना है कि शंकर सिंह इस बार जेडीयू के तीर के निशान पर रुपौली से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब ये चीज होती है या नहीं होती है ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है और संभावना यही है कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हम यहां पर 2010 से देखें तो कुल 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 तो चुनाव थे, एक बाई इलेक्शन भी शामिल है। 2010 में यहां पर अगर जेडीयू के टिकट से हम बात करें तो बीमा भारती प्रत्याशी थी। इससे पहले 2005 के अक्टूबर में वो आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी और तब भी उन्होंने शंकर सिंह को ही पराजित किया था। उससे पहले फरवरी 2005 में शंकर सिंह ने जो है वो पराजित किया था बीमा भारती को। तो 2000 में बीमा भारती ने निर्दलीय रहते हुए शंकर सिंह को शिकस्त दी थी। तब शंकर सिंह मुख्य मुकाबले में नहीं थे, वो थोड़े पीछे थे। तो 2010 में यहां बीमा भारती को 64,887 वोट आते हैं, मतलब 46.63% वोट। और दूसरे स्थान पर कौन रहते हैं? दूसरे स्थान पर शंकर सिंह एलजेपी से थे, 27,171 वोट उनको भी आए थे। तो यहां पर जो बीमा भारती हैं उनको 37,716 वोटों की जीत मिली। कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ अनवर तब तीसरे स्थान पर रहे थे, 17,745 वोटों के साथ उनका मत प्रतिशत 12.76% था। और सीपीआई के बाल किशोर मंडल 7,095 वोट यानी कि 5.1% वोट के साथ चौथे स्थान पर थे। 2015 तो एक आइडियल सिचुएशन था बीमा भारती के लिए, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका था। फिर से वो चुनावी मैदान में उतरती हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आप देखते हैं कि बीजेपी ने प्रेम प्रकाश मंडल को यहां से टिकट दिया, लेकिन वोट परसेंट हम देखते हैं कि आपको बीमा भारती का बढ़ने के बजाय कम हुआ। उनको 50,945 वोट आए, मतलब कि 28.13% वोट। और जो प्रेम प्रकाश मंडल थे बीजेपी के, जो दूसरे स्थान पर रहे, उनको 41,273 वोट, मतलब 22.79% वोट। और शंकर सिंह तब भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब निर्दलीय थे, उनको तब भी 34,793 वोट, मतलब 19.21% वोट आए। और सीपीआई के सावन कुमार चौथे स्थान पर रहे, 10,426 वोटों के साथ
5.76% वोट। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जहां पर बीमा भारती सिर्फ 28.13% वोट लाकर 9,672 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही। फिर 2020 आता है, बीमा भारती फिर से जेडीयू की प्रत्याशी बनती हैं और इस बार जो महागठबंधन बना था आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का, तो यहां पर ये सीट जो है सीपीआई को दी गई लड़ने के लिए। विकास चंद्र मंडल जो है यहां पर सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे तो एलजेपी ने शंकर सिंह को फिर से टिकट थमा दिया और फिर यहां पर हो गया त्रिकोणीय मुकाबला और फिर शंकर सिंह दूसरे स्थान पर। मुकाबला फिर बीमा भारती वर्सेस शंकर सिंह। बीमा भारती को आए 64,324 वोट, मतलब 34.52% वोट। शंकर सिंह को आए 44,994 वोट, मतलब 24.15% वोट। और विकास चंद्र मंडल जो कि सीपीआई प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर चले गए 41,963 वोट लाकर 22.52% उनका मत प्रतिशत था। तो बीमा भारती 19,330 वोटों से चुनाव जीतने में 2020 में भी कामयाब हुई। लेकिन 2020 से 2025 के बीच में बहुत कुछ बदला। पहले तो एनडीए में जेडीयू था, फिर जेडीयू जो है वहां से निकलकर आरजेडी के साथ एक गठबंधन में गया, फिर से वापसी हुई बीजेपी के पास। लेकिन इन सब के बीच जो है बीमा भारती जेडीयू छोड़ती हैं और उन विधायकी भी छोड़ती हैं। इस वजह से यहां पर सीट जो है वेकेंट हो जाता है और सीट वेकेंट होने के कारण यहां उपचुनाव करवाना पड़ता है 2024 में। और तब जो है जेडीयू को एक नए कैंडिडेट की तलाश हुई तो उन्होंने कलाधर मंडल को यहां से टिकट दिया। अब चूंकि तब तक एक और प्रोग्रेस हुआ था, एलजेपी एनडीए फोल्डर में आ चुका था, तो शंकर सिंह एलजेपी के टिकट पर लड़ नहीं सकते थे। तो यहां पर शंकर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और बीमा भारती लालटेन लेकर आरजेडी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतरी। यहां पर कलाधर मंडल जो कि जेडीयू प्रत्याशी थे उनको 59,824 वोट आए, मतलब 35.13% वोट। और बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई 30,619 वोटों के साथ 17.98% वोट। और शंकर सिंह को आए 39.97, मतलब 40% वोट। और कुल वोट रहे 68,070 और वो 8,246 वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने कलाधर मंडल को शिकस्त दी। तो ये है लेखा जोखा पिछले चुनावों का। तो एक चीज जो आप देखती हैं यहां पर कि शंकर सिंह वर्सेस बीमा भारती एक मुकाबला होता रहा है और ऐसा दिखता है कि 2025 में ये राइवलरी बनी रहेगी और दोनों के बीच एक और मुकाबला जो है चुनाव में हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि चूंकि अब बीमा भारती आरजेडी में है और आरजेडी उनको टिकट देगा ही, ये तय है। तो आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में होंगी और शंकर सिंह बहुत जैसी की संभावना है वो जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि कलाधर मंडल क्या करते हैं, उनका रवैया क्या रहता है अगर जेडीयू से उनको टिकट नहीं मिलता है तब। और अगर जेडीयू देता है उन्हें टिकट तो यह तय है कि शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन ऐसा दिखता है और ऐसी बातों को उनके सुनकर लगता है कि शायद वो जेडीयू से चुनाव लड़ें। अब हम यहाँ के जो सामाजिक समीकरण हैं, जातीय समीकरण हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने एक चीज तो देखी कि जब आरजेडी को यहाँ पर जीत मिली है सिर्फ एक ही बार, तब बीमा भारती जीती थी। उसके बाद अगर आप देखें तो आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ने से भी बचता हुआ दिखा है। तो इसका मतलब ही है कि आरजेडी की पैठ उतनी नहीं है यहां पर। क्योंकि अगर आप देखें
तो रुपौली में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 12.2% हैं और यादव वोटर्स जो हैं वो 6.5 से 7.5% हैं। तो जो एमओआई का इक्वेशन है वो 18.5 से 19.5% के आसपास बनता है। इतने से आप चुनाव नहीं जीत सकते और यही वजह है कि पिछली बार भी आरजेडी ने ये सीट सीपीआई को दे दी थी। लेकिन अब बीमा भारती के रहते वो चुनाव कैसे मजबूती से लड़ सकता है? तो इसकी वजह यह है कि यहां गंगोता वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। सिर्फ अगर आप मंडल सरनेम देखें तो वो 24.5% है। तो जो गंगोता जाति के वोटर्स हैं वो 25% के आसपास जो है वो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हैं। और अगर वो इंटैक्ट हो जाए एमओआई के साथ तब तो एक संभावना यहां पर दिखती है आरजेडी के लिए। और इस बार अगर मान लीजिए कि जेडीयू से शंकर सिंह उतरते हैं तो पिछली बार तो गंगोता वोटों में बंटवारा हुआ था कलाधर मंडल और बीमा भारती की वजह से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो गंगोता वोटर्स हैं वापस बीमा भारती की तरफ जाएंगे? लेकिन यह भी देखने में आया है कि गंगोता वोटर्स नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं और इसका उदाहरण आपको लोकसभा चुनाव में दिखता है जब पप्पू यादव यहां से पिछड़ गए और संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वो यहां पर 24,674 वोटों से लीड करने में कामयाब रहे और बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई। मतलब उस वक्त गंगोता वोटर्स ने बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में वोट नहीं किया, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट किया। यह देखने में आता है। खैर यहां पर अगर हम सामान्य जाति की बात करें तो राजपूत सबसे ज्यादा हैं सामान्य जाति में 6 से 7%। शंकर सिंह भी इसी जाति से हैं। भूमिहार और ब्राह्मण मिलाकर वही 3-3.5% के आसपास हैं। तो ये अगर आप देखें तो 9 से 10% का आंकड़ा जो है वो सामान्य जाति का पहुंचता है, बहुत ज्यादा नहीं है। कोयरी और कुर्मी भी आप देखें तो बमुश्किल 5 से 6% है। कोयरी 1.5 से 2 और कुर्मी 3.5 से 4%। हाँ, वैसे यहां पर 7% के आसपास हैं। तो एक उलझा हुआ समीकरण है जहां पर गंगोता वोटर्स एक तरफा जिधर ढल गए तो जीत उनको मिल सकती है और अगर गंगोता वोटर्स में बंटवारा होता है तो जो अन्य जातियां हैं वो यहां पर जो है फैसला लेंगी। देखिए यहां पर जो पिछड़े और अति पिछड़े वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन 2024 में जो है वो जाति का बंधन यहां टूटा और शंकर सिंह यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो जाति पॉलिटिक्स जो फेल हुई उसकी बड़ी वजह यह थी कि वोटों में बिखराव था। तो अब देखना है कि रुपौली में क्या कुछ होता है, लेकिन रुपौली एक हॉट सीट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जैसा कि अवधेश मंडल भी कहते हैं कि पार्टी अगर बीमा भारती को टिकट देगी तो वो लड़ेंगी, अगर मुझे चाहें तो मैं भी लड़ सकता हूं। तो ये बातें तय है कि ये टिकट यहीं जाएगा और ज्यादा संभावना है कि बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी। तो फिर से एक बार बीमा भारती और आपको शंकर सिंह के बीच यहां मुकाबला होगा और यह मुकाबला कांटे का होगा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम सभी रुपौली में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव परिणाम का भी। तो देखिए रुपौली की जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है इस बार और फिर आमने सामने की टक्कर ही यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल रुपौली में और क्या होने वाला है कैंडिडेट और क्या है, क्या बदलेंगे कैंडिडेट, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।